अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में 20 साल शादीशुदा जिंदगी के बाद शौहर ने बीवी पर ना सिर्फ कातलाना हमला किया बल्कि उसको मारने के लिए कोई कसर ना उठा रखी। उसके चेहरे के ऊपर छुरी से ज़रबात लगाई, जिससे मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद अब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है। शौहर ने ये इंतहाई इकदाम क्यों उठाया, औरत का इस हवाले से क्या कहना है, हमारे नफ्सियात क्या कहते हैं, और समाजी कारकुन जो औरतों के हकूक़ के लिए ना सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं बल्कि बहुत से इकदाम उठा रहे हैं, उनका इस बारे में क्या ख्याल है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके लाहौर में दर्ज किया गया है, जिसके अंदर जिस खातून के साथ ना सिर्फ ज़्यादती हुई है बल्कि उनको कत्ल करने की कोशिश भी की गई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर रिश्तेदार भी उनके साथ मौजूद हैं। किन लोगों ने ये किया, क्यों कर ये वाक़या पेश आया, ये तमाम तफसीलात इन्हीं से जानेंगे। मोहतरमा, एक तो पहले आपका नाम? अरशाद बीबी। अरशाद बीबी, शादीशुदा? हाँ जी। कितने अरसे से? 20 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे ने मेरे। 6वीं बेटी उनकी पहली है। अच्छा, तो क्या वाक़या क्या हुआ आपके साथ? 2 साल हो गए, साड़ी लड़ाई चल रही सी। अच्छा, शौहर के साथ? शौहर के साथ शादी उन्हें मैं अपने भनेवे नूं देनी सी, उन्हें अपने भतरीए नूं दे दी। साड़ी शादी वो तो लड़ाई शुरू हुई है। उन्हें बच्चे मेरे को सारे खो के पिंड चला गया तो मैनू उन्हें घरों बाहर कढ़ दिता। कौन से पिंड? हवेली लखा। अच्छा। उन्हें मैनू घरों बाहर कढ़ दिता। मैं 2 महीने जम्मी रंद कराइया, फिर लाहौर आ गई। इतने साडा घर सी, फिर मैं डिफेंस च काम करन लग पई। मैं हाई कोर्ट च बच्चे लाए सी, मैनू हाई कोर्ट च बच्चे मिले सी। 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕਬ ਮਾਰਾ? ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 452 ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ नहीं है। तो ये फायर कितना अर्सा पहले मारा था? ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। साल? उसका भी मुकदमा हमने दर्ज करवाया? हाँ जी, उनका भी दर्ज कराया। जो इतों बच्चे लैके गया उदो भी फैक्ट्री एरिया में दरखास्त दी सी। नहीं, जब आपको गोली लगी हाँ जी, तब पर्चा कौन से थाने कराया? पर्चा हवेली लखे करवाया। अच्छा, उत्थे करवाया सी ते फिर इन्हें मेरे को मतलब बच्चे कहता सी मैनू वापस दे दे। मैं कहा बच्चे मैं नहीं देने। तो करता क्या आपका शौहर? गार्ड की ड्यूटी करता सी इत्थे। फिर इन्हें मेरे नाल इत्थे धोखा कीता, कुरान लैके आया, 3 बच्चे लैके आया। बच्चे मेरे पैरी पै गए ने भी अम्मी माफ़ कर दे। कहता मेरे बच्चों नूं रख ले, तेरा मेरा कुरान जामन है। मैनू एक नोटिस भी उन्हें तलाक का दे दिता सी। मैं कुरान च आके ते मैं सुलह कर ली। मेरे सारे भैणा भाइयों ने, चाचे ताया ने, सारिਆਂ ने कहा भी इन्हें तेरे नाल धोखा करना है, इन्हें तेनू मार देना है। मैं कहा कुरान जामन है, बच्चे हैं मेरे को, बच्चे नहीं छड्डे जाते। मैं सुलह कर ली। अज तक 13वें रोजे साडी सुलह आई है तो 9 तरीक का वाक़या है। मेरी बेटी ने चाह बनाई, किड़ी उनकी पहली बीवी विच बेटी सी, सादिया उनका नाम है। उन्हें 10 बजे चाह बनाई है, विच उन्हें नशा पाया है, मैनू ने दिता है। अगे ट्रे च चाह लियांदी सी, उदन उन्हें 1 प्लेट च मैनू चाह दी है। जो मैं चाह पी ली, मैनू 11 का टाइम होया, मैनू चक्कर आन लग पे ने। मैं लम्मी हो गई हाँ। फिर मैनू चुक के अंदर लै गए ने। उन्हें मेरे नाल बहुत ज्यादती की है, छुरियां नाल मारा है, तवे नाल मारा है उन्हें। फिर उन्हें फोन किया है, अल्लाह दिता है, खुर्शीद है मेरा बंदा, अल्लाह दिता मेरा जेठ है, नियाज है मेरी बेटी का बंदा, इमरान है, मनशा है। ये अंदर इन्हों मैं अपने अखी वेखा है। इस घर में? इस घर दे विच ये अंदर आए ने कैरी डब्बे दे, किहड़े बाहर लोग खड़े ने उन्हों दा मैनू नहीं पता। ये बंदे मैं मौजूद ने, जो मैं बेहोशी च हुई सी उदों भी मैं बयान यही दिता सी ते हुण भी लिहाजा मैं बयान यह ही दे रही हूँ। क्यों इन्होंने आपको इस तरह मारा? वो कहता सी भी मैं तेनू मार के 20 मरले मेरे नाल जमीन लगी हुई है, कहता वो मैं हासिल करना चाहना थी कि मैं बच्चे तेरे को लाना चाहना। कहाँ पे ये 20 मरले जमीन? वो पिंड हैगी हवेली लखे, मेरे नाम लगी हुई नहीं है। किसकी वो मैं आप बनाई है, मतलब असीं सारा मेहनत करके ना इत्थे लाहौर च बह के असीं लई सी। 9 लाख दी लई सी घर वास्ते। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਾ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ। उस दिन जब आपको आपकी शौहर की पहली बीवी में से बेटी ने चाय पिलाई, उसके बाद आप बेहोश हो गए, फिर उन्होंने क्या किया? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾ, ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਛਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਚਾਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਬਿੱਲੇ ਲਾ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਖਿੱਚਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਖਿੱਚਾ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ ਘਰ 'ਚ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੋਹਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗਲਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਛੋ ਵੱਟ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਰਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। तो ये मुंह पे आपके क्या हुआ? ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਵਾ ਮੋਠਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰੀ ਛੁਰੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਛੁਰੀ ਸਾਦੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਵਾ ਸਾਦੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये मुंह पे ये और आंख के ऊपर क्या? ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, दांत ਮੇਰੇ 14 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ। दांत भी टूट गया? दांत 14 दांत नहीं है। टांके मेरे तालू होना, तालू ही छुरी मारी, तालू दे विच टांके मेरे लगे हुए हैं। मोहरा मेरा टुटा है, आंख मेरी ज़ाया हो गई। इस आंख से नजर नहीं आता? नहीं नजर नहीं आता, डेड हो गई। अब इना कटीज गुंजन के जरिए। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो चले गए। अजाना जो आईन मेरे कन्नी ला भी है, मैं उतो उठी हाँ, उठ के मैं जोर लाँदी सी, मेरे हथ पैर बैक साइड ते पैर भी बने सी, हथ भी। दुपट्टा मैं हथ नाल इंज करके पाड़ लाउण दा सी, फट गया, अलहदा मेरे पैर हो गए, हथ मेरे अलहदा हो गए। हथ मेरे बने हुए सन रंग दा एक हैगा सी उतला विछाड़ा, उनदे नाल हट तो ना दुपट्टे नाल ते पैर इकट्ठे बने हुए सी। मैं वेखा बटन जल रहे सी, मैं उन्होंने बाल के ते मैं पक्खा लाया, मैं दरवाज़ा खड़काना शुरू किया। मल्ले वालों नूं पता लगा, उन्होंने मेरे खाला दे मुंडा इत्थे सी, उन्होंने दे वल्ले फोन किया भी इन्हां दे घरों ना खून भी बाहर आ रही है ते शोर भी है। ये आया है, इन्हें आके दरवाज़ा ताला बनना है, यह 2 कुंडियां सी, उस बाहर ताला सी। अच्छा, मैं मीडिया वाले बुलाया, 15 ते थाने वाले बुलाया, ताला तोड़ा, वीडियो बना के अंदर आए ने पुलिस वाले। फिर मैंने चुक लगा ने, उस तो बाद मैं बयान दिते ने, उस तो बाद मैंने पता नहीं 8-9 दिन मैंने होश नहीं आई, मैं एमरजेंसी च रही। मुकदमा किसने दर्ज कराया? इन्हें मेरे खाला दे बेटे ने कराया। मेरी अम्मी भी 3 बजे पहुंचे ने, 4 घंटे का सफर। मुद्दई आप हैं? मुद्दई मैं खुद हाँ। तो किन किन लोगों का मुकदमे में आपने नामजद किया? मनशे दा अल्लाह मनशा दिता, कौन है? मेरा देवर। अल्लाह दिता मेरा जेठ, न्याज मेरी बेटी दा बंदा, इमरान मेरे जेठ दा मुंडा है, ते एक खुर्शीद ते सादिया। इन्हां दे शौहर आपका? वो खुर्शीद है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको पता नहीं चला कि उन्होंने ये सारा कुछ किया क्यों है? पुलिस ने कोई मुलजिम वगैरह पकड़े हैं अभी? नहीं, उन्हें बुरी जमानत करा ली सारों ने? हाँ जी। कोई केस चल रही है अज तक, मतलब है पहले तो छुट्टियां आ गई 14 अगस्त दियाँ, फिर आ गई मोहरमा दियाँ, फिर हड़ताल हैगी सी, हुण 21 तरीक हैगी। तो पता नहीं चल सका कि उन्होंने ये सारा कुछ किया क्यों है? वो कहता मैं बच्चा पिछे किया है, उन्हें मेरे को बच्चे क्यों लै, अगे केस 2 जित गई है, तो बंदे कहते तेरी औरत होकर जित गई है, तो इसकी वजह तो हुण मैनूं ना बुरा भला कहता सही नहीं सी। अब उसके बाद ये सारे वाक़े के बाद कोई आपसे रब्ता वगैरह किया उन्होंने? कोई रबता नहीं किया। 2 वाइस किते ने, कहता अल्लाह मेरी जिंदगी करे, मैं तेरे नाल फिर गेड़ा देवांगा, मैं तेनों मैं मार के पेश होवांगा। तो मैं आंदा मैं तेनों घंटा मार के मैं तेरे कोल बैठा रहा, तू फिर भी बच गई, मैं तेनों मार के पेश होना है, बस इस तो अलावा नहीं। इन्होंने आके आपको बचाया? हाँ जी, इन्होंने बचाया। माइक दीजिएगा। आपका नाम क्या? जी वसीम अब्बास। जी वसीम अब्बास सर। वसीम अब्बास। वसीम कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं इधर पाकर सर सोसाइटी में क्या फिरोजपुर रोड। करते हैं? मैं सर इधर मुलाजमत करता हूँ गार्ड की। तो आपको कैसे पता चला इनके बारे में? इनके बारे में सर मैं रात को भी मेरी बात हुई थी इनसे ना, तो मैंने कहा मैंने कपड़े लेने आ रहा हूँ, ठीक है। खुर्शीद से बात हुई, वो कह रहा था मुझे ना खारिश की कोई टैबलेट्स या गोली वगैरह बता मुझे, कि मैंने ना एलर्जी है, मैंने खानी है। मैंने कहा एंटी एलर्जी कोई भी ले लो, मेरी वॉइस अभी भी रिकॉर्ड है मेरे पास मौजूद है। अच्छा, जब मैंने उससे बात की है तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ना कपड़े लेने 6:30 बजे आऊँगा।
हमने कहा ठीक है, अब रात हो गई है, अब ना आओ, ठीक है। जब मैं 6:25 पे इधर आया हूँ, ताला लगा हुआ था, बड़ा शोर आ रहा था। इन्होंने मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया करके मुझे बताया कि आपके ना घर में शोर आ रहा है, तो पता नहीं क्या मसला है। मैं फिर आ गया हूँ घर जब आया हूँ, मैंने वीडियो बना के अंदर आया हूँ, देखा है सारे लोगों को इकट्ठा किया है। और उसके बाद सर मैंने देखा 15 पे कॉल की है, 1122 वालों ने की है, वो ले गए ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैं इसका खाला का बेटा हूँ। बहरहाल मैंने इसकी सपोर्ट की थी, इसको बच्चे हाई कोर्ट से मैंने लेके दिए हुए थे। उसने मुकदमा दर्ज करवा रखा था 300 हवाई फायरिंग का और 452। मैं उधर सुलह करवाने के लिए गया हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर FIR करवा दी। जब उसके बाद हम तरीक पे गया तो इन्होंने फायरिंग शुरू की, मेरे भी फायर लगा, इसको भी फायर लगा। और हमने थाना दपालपुर में हमें FIR कटवाई और वो केस चल रहा है सर पहले भी। तो वो पहले से भी इश्तिहारी है अदालतों का सर, तो खर्चे का केस किया हुआ था। तो उसके बाद जो हमने रिट भी दायर की है उसके ख़िलाफ़, वो कह रहा था केस उठा लो तो हम मुझे बरी करवा दो, तो मैं बच्चे लेके तो बैठ जाते। तो घर वालों ने कहा था इनसे सुलह ना करो, तो इसने अम्मी अब्बू के कहने के भी, भाइयों बहनों से कहने के भी, इसने कहा 13 तारीख को जब करान लेके जब ये आ गया बच्चे लेके, इसने माफ़ कर दिया। चलो हमने कहा चलो इसका घर बस जाए। वो आ गया सर, इसको कह रहा कि मेरा ना जो FIR है ना वो कैंसिल करवाओ, तो फिर जो है ना जो मेरे 4 लाख रुपया वो मुझे माफ़ कर दो, तो सारा जो है ना मैं पर्चा। तो अब इनके बच्चे वगैरह किधर हैं? बच्चे सर वो हाई कोर्ट से लिए बच्चे इधर से छीन के, मौका हुआ पे बच्चे छीन के ले गए। कितनी उम्र हो गए बच्चे? सर बच्चों की है कि एक 6 साल है, एक की 8 साल है, एक की 10 साल है। तो वो बच्चे हाई कोर्ट से। लेकिन आप जैसे भी आप बता रहे हैं कि आप लोग केस तो जीत चुके हैं, तो वो फिर कैसे ले गए? वो सर बच्चों को हरास या जब इनको मार पीट के चला गया ना, वो बच्चे उठा के ले गया। अच्छा। वो कह रहा था हाई कोर्ट मेरा क्या कर लेगी। वो ऐसे बहुधा इस्तेमाल यानी कि वर्ड यूज़ करके इसको मार के चला गया। तो उसके बाद डिफेंस किया। जब आप यहाँ पे आए उस दिन तो आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या था? वो वीडियो भी आपने बनाई जो हाँ जी, मीडिया पे चलती रही, क्या देखा क्या आपने? मैंने देखा कि ये जो दरवाज़ा बंद था खुला था? ये दरवाज़ा सर बाहर से लॉक था, ताला लगा हुआ था बड़ा। अच्छा। और अंदर से ये जो कमरे हैं ये भी बंद थे, ये अंदर लॉक थे। ये जो इसने बैंड करके ना इधर से ज़ोरों शोर से ना दरवाज़ा खटखटाती रही और शोर डालती रही, तो किसी ने भी नहीं सुनी। यानी कि जब दिन हो गया तो फिर पता चला कि ये हुआ, उन्होंने फ़ोन कर। आप अंदर आए, क्या देखा आपने अंदर? क्या देखा सर कि इसको फ़ोन से लत-पत पड़ी हुई थी, तो इसके जो होंठ था ये अलग था, ये सारा ये आँख ऐसे आई हुई थी बाहर। तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं आ गया हूँ, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना, आप लेट जाए। फिर सर 15 पे कॉल की, 1122 वालों की है, वो आए हैं, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई है, लेके ट्रीटमेंट करवाने के लिए जनरल हॉस्पिटल सर एडमिट कर लिया। अब केस को आप केस की पैरवी कर रहे हैं, पुलिस क्या बताती है? पुलिस कह रही है कि इंशाल्लाह हम इस तारीख पे इंशाल्लाह ना कह रहे कि उनको जो उन्होंने किया है, जो होंगे उनको इंशाल्लाह हम उनके जुर्म की सज़ा देंगे। तो इस तारीख पे 21 पे। और बच्चों का आपने पुलिस को बताया? बच्चों का बताया सर, उसने स्टे ले लिया सर। 24 को उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ रिट की है कि इन्होंने स्टे ले लिया कि बच्चे हमसे ले ना सकें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रूफ था, अभी हाई कोर्ट से बच्चे मिले हुए थे, तो वो हमने रिट दायर की है। अभी सर वो तारीख को पता चल जाएगा कि हमें रिटर्न में मिल सकें कि नहीं। माँ जी तुसी दसो कि की वजह कि शादी की बेटी दी ते हुण इन्ने सालां तो कर रही है? बस इन्ने सालों तो पुत शादी जो की उदों ही रौला समान समून का पै गया इन्हों का। आस्ता आस्ता घर च घरेलू मसले, मियाँ बीवी लड़ते रहे, झगड़ते रहे, फिर वो बच्चे लैके चला गया। फिर इन्हें केस किया अदालत जी, 3 बच्चे इन्हू मिल गए। फिर जोड़े वो 3 सी, बस वो खर्चा उत्थे बन गया अदालत च, उन्हें कहा देना पैगा मैनू। उन्हें फिर इनू ना कि अपने कुरान नाल लाया, 3 बच्चे वो कोल सी जड़े वो भी लाया। जो शादी तो बाद ही एडे रौले माँ जी शुरू हो गए सन, तो फिर घर पा लेंदे धी नूं? अच्छा, साडी कुड़ी दी शादी? वड्डी कुड़ी जड़ी ना, ओदी शादी जड़ी। हाँ जी,
शादी आ रही है, अभी बच्ची है उसके पास बेटा। लेकिन वो तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेटी नहीं ना, वो तो वो पहली तो बीवी। पहली है ना, लेकिन ब्याही तो इन्हें पाली तो बेटियां तरह ही सी पुत्र, बेटी बन के पुत पालिया सी, अगों औलादां दे ਇਹ हाल जी। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਇਹ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਨੋਖ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ जो ਦਿਆਂਗਾ। पहली बेटी थी उसकी जी। बीवी में से, आपको पता था उसकी पहले शादी हुई हाँ थी? जी। तो आप बच्चे का भी पता था? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। तो जो शादी है उसकी परवरिश वगैरह सारा कुछ आपने किया? हाँ, मैंने किया है, सारा जेज मैंने दी है उसको। मैंने आज सारे मल्ले से पूछ ले, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਤੇਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਝਿਆ। तो फिर क्यों उसने आपके खिलाफ ਆਪਣੇ लिखा? ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਤਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੋਂ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਿਨ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੱਲ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ 2 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਪਾਈਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ अब ਕੀਤਾ। आपको कोई खतरा वगैरह तो नहीं, कोई धमकियां वगैरह तो नहीं आपको दे रहे? ਧਮਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭੋਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਭੋਗਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਆਨ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। सही, बहुत ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ। आप मुतासरा खातून की और उनके अहल खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे कि पहले फायरिंग करके इनको ज़ख्मी किया था, तब भी अगर पुलिस इसको कैफरे किरदार तक पहुंचा देती तो शायद कुछ नुकसान कम होता। अब आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर ना सिर्फ छुरियों के निशान है, बल्कि उनकी एक आँख भी जाया हो गई हुई है और उनकी गर्दन का मोहरा भी टूटा हुआ है। उसके बावजूद भी मुलजिम ने इंटरम कराई हुई और पुलिस जो है वो तफ्तीश के अंदर सुस्त रवि कर रही है और इनको अभी भी वो धमकियां दे रहा है कि वो कत्ल कर देगा। और वही इल्ज़ाम हमेशा की तरह कि इनका किरदार अच्छा नहीं है, इस वजह से उसने ये सारा कुछ किया। आपने मुतासरा खातून की गुफ्तगू सुनी कि उसका कहना है कि पहले उसके शौहर ने उस पर कातलाना हमला किया, फायरिंग की, उसमें वो ज़ख्मी हो गई लेकिन बच गई। और अब दोबारा से उसने उसके ऊपर हमला किया, छुरियों के वार किए, उससे उसकी आँख की बीनाई चली गई, जबड़ा मुतासिर हुआ, 14 दांतों से वो महरूम हुई। उसके चेहरे के ऊपर जितनी गहरी ज़रबात हैं उनके निशानात भी सामने नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ उसका कहना है कि दीगर रिश्तेदारों ने भी उसको कत्ल करने के लिए पूरी कोशिश की।
20 साल के रिश्ते के बावजूद भी अगर ये इकदाम हो रहे हैं तो इसके ऊपर हमारे नफ्सियात क्या राय रखते हैं वो जानने के लिए डॉक्टर आफिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहबा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मियाँ बीवी का रिश्ता जब शुरू होता है तो मोस्टली देखने में ये है कि 1 साल के अंदर अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह का रिलेशन लेके चलेंगे, चल भी सकता है रिलेशन या नहीं, और उसको फिर अगर ना बनती हो तो रिलेशन को एंड कर दिया जाता है या फिर एक खुशगवार ज़िंदगी जो गुजारी जाती है। 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इसके अंदर अगर लड़ाई झगड़ा चल रहे हो तो जिस तरह के केस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मुमकिन है कि कातलाना 2 हमले हों, उसके बावजूद भी रिश्ता चली जा रहा हो? देखिए, जब भी आप बात करते हैं किसी भी साइकाइट्रिक इलनेस की या कोई भी ऐसा केस जिसके अंदर आप नफ्सियात को लेकर आते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, पीछे ऐसा क्या था जो चल रहा था। जैसे अब देखें, एक आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि 20 साल से एक शादीशुदा कपल जो है वो रह रहा है और उसमें इस हद तक देखें, छोटी मोटी नोकझोंक तो हर जगह पे होती है, लेकिन इतनी हद तक लड़ाई का हो जाना और इश्यूज इतने जो है वो ज़्यादा हो जाना कि मतलब वो जो शख्स है वो उसको मारने के लेवल पे आ गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके से चल सकता है या इतनी हद तक जा सकता है। देखें, गोली मार देना एक इश्तियाल का काम हो सकता है, एक इम्पल्सिव एक्ट हो सकता है, लेकिन चाकू से किसी को मारना, उसको फिजिकली इतना इंजर करना, मतलब दांतों का टूट जाना या बिनाई चले जाना या आंख जख्मी हो जाना, ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी चाहिए है और इसके लिए आपको उतना एंगर या गुस्सा भी चाहिए जो कि नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान के लिए होना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि मैं एक जुर्म को जो है वो एक साइकाइट्रिक इलनेस में कन्वर्ट कर दूं। मैं बल्कि ये चाहूँगी कि उस चीज़ की प्रॉपर पहले हिस्ट्री ली जाए और ये देखा जाए कि इसके पीछे जो फैमिली है वो क्या कहती है, कि आया इनके कोई ऐसे पहले से कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा था, जहाँ कहीं आपने मुझे बताया, पहले भी हम जैसे बात कर रहे थे कि जो फैमिली जो इसकी स्टेप बेटी हैं, क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं और लेकिन वो बहुत सारे ख़ानदानों में होती हैं। स्टेप बेटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आया या तो वो इश्तियाल स्टेप बेटी पे होना चाहिए था, वो गुस्सा उसके ऊपर होना चाहिए था। वाइफ के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि वो उन पे जो है वो गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि उन्हें फिजिकली मारना शुरू कर दिया। अब इसको अगर हम नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आएँ या साइकाइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आएँ तो मियाँ बीवी से रिलेटेड एक ऐसा इलनेस है जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, जिसे हम मॉर्बिड जेलसी बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मली जो एक पार्टनर है, मोस्टली ये ज़्यादा कॉमन है मर्दों में, क्या होता है कि जो आपकी जो पार्टनर होता है आप उस पर अनड्यू शक करना शुरू कर देते हैं और वो एक आपका ख्याल होता है जिसको आप हकीकत में चेंज कर लेते हैं और उसको इतना ज़्यादा परसू करते हैं कि आप अपने पार्टनर को फॉलो भी करते हैं, उसको बेजा उसकी चेकिंग भी करते हैं, उसके फ़ोन टेप करते हैं उसको और फिज़िकली मारते पीटते भी हैं कि शायद आपका किसी के साथ जो है वो ताल्लुकात जारी। वजूहात जो हैं वो जेनेटिक्स भी हो सकती है, आपके ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं उनका इम्बैलेंस होने की वजह से इस तरह की इलनेस जो है वो जनरेट हो सकती है। इसको बेसिकली साइकोसिस का ही एक पार्ट है जिसके अंदर इंसान अपनी होश में नहीं रहता है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग ये बात है कि आप बाकी सारे काम नॉर्मली कर रहे होते हैं, उनके अंदर इंसान बिल्कुल भी वियर्ड नहीं होता, आपको हरकतों सपनात से पता नहीं चलता। डिलूजनल डिसऑर्डर है अगर ये इसको हम डिलूजन बोलते हैं, अगर डिलूजनल डिसऑर्डर है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिर्फ उस इंसान के बारे में ही है और उसी को वो फॉलो कर रहा होता है, एक चेन ऑफ थॉट्स चल रही होती है। अच्छा, इसको वैल्यूएट ऐसे नहीं किया जा सकता कि मैं अपनी बात पे ये कह दूं कि अच्छा उसको ये प्रॉब्लम था। पहले हमें फैमिली से हिस्ट्री लेना है, हमें उसको देखना है, फिर उसके अलावा हमें इनकी जो पेशेंट है उससे खुद पूछना है और प्रीवियस जो उसका रिकॉर्ड है, उसकी वाइफ क्या कहती है कि ऐसा कुछ करता था या इसने पहले कोई ऐसी मेरे साथ बात की, अगर तो वो मतलब इसकी कैरेक्टर से रिलेटेड बात करते हैं और इतना इश्तियाल इसी सूरत में आ सकता है। डॉक्टर साहब, मियाँ बीवी के रिश्ते में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी सिविरिटी जो है उसको देखते हुए जो मर्द है वो अल्टीमेटली एक प्ली लेता है कि जिसका कैरेक्टर खराब था। अभी औरत से जब इंटरव्यू कर रहे थे हम तो उसने भी ये कहा कि सारी लड़ाइयाँ जो थी वो पहले सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब मैंने अपनी सुतेली बेटी की शादी वगैरह की तो उसके बाद ये लड़ाई झगड़े जो थे वो तबातर से होना शुरू हो गए, फिर बहुत एक्सट्रीम पे चले गए। और जिस दिन उसने ये एक्ट किया है लास्ट टाइम, उसके बाद उसने मुझे ये पैगाम भिजवाया है कि मेरा करैक्टर ठीक नहीं है, इसलिए वो ये कर रहा है।
तो 20 साल एक औरत आपके साथ रही, यानी आप 20 साल के एक रिश्ते के अंदर वो इंसान की हर हरकत और हर एक्ट जो है उसको आप जान जाते हैं, आपको मालूम होता है कि वो किस तरह का है। तो 20 साल के बाद इस तरह का इल्ज़ाम लगाने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बेशतर केसेस के अंदर मैंने देखा है जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली क्लास से बिलोंग करते हैं, वो अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि इसका करैक्टर ठीक नहीं था मेरी बीवी का, मैंने इसलिए किया। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये बिल्कुल बजाय आपकी बात। जब इंसान डिफेंसिव हो जाता है, ऑब्वियसली वो एक इतनी बड़ा काम करने लगे हैं और वो उसको मतलब मार रहे हैं और सारा कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये एक ह्यूमन एक्ट है। जब हमने अपनी ज़ात को बचाना है तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम ब्लेम गेम करेंगे और हम अगले के ऊपर ब्लेम लगाएंगे कि जी मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि ये ऐसा है, ठीक है। और ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इसमें ब्लेमिंग तो बहुत ज़्यादा है। आप आपके पास कोई फैमिली काउंसलिंग के लिए कोई कपल आता है या कोई किसी भी चीज़ के लिए आता है, तो सबसे पहले काम जो हो रहा होता है, हम उसमें उन्हें रोकते हैं कि स्टॉप ब्लेमिंग। आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी अपनी गलती कहाँ पर है। और ये सिर्फ और सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि इसमें लॉ इन्फोर्समेंट इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इस चीज़ की प्ली ली होगी कि जो है उसकी ये करेक्टर जो है उसका ठीक नहीं है। और 20 ईयर्स से अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ये बात भी बिल्कुल बजाय है कि 20 साल एक इंसान को जानने के लिए काफ़ी हैं। आप उसकी अदात, हरकत और सकनात को जान सकते हैं। और अगर ये एकदम से ऐसा हो रहा है तो फिर डेफिनेटली, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि डिजीज़ जैसे जो नफ्सियाती जो मसला है, लोगों की बातों में इतना असर होता है कि आप लोगों की बातों में आके कोई ऐसा एक्ट कर लें? रीइंफोर्स तो हो सकता है, ठीक है। स्टिमुलेट भी मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी कोई फोर्स है जो कि आपको इस काम के एक्ट की जो शिद्दत है उसे बढ़ा दे। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को इस हद तक लेके जाना कि वो छुरियों से किसी बंदे को मारे, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमारा अपना भी जो ज़मीर है या हमारा जो कॉन्शियस है वो काम कर रहा होता है। डॉक्टर ये भी बताइएगा कि अब 2 अटैक वो कर चुका है, एक दफ़ा वो फायरिंग कर चुका है, दूसरी दफ़ा वो छुरियों के वार कर सकता है। ऐसे शख्स से क्या दोबारा बाइद की जा सकती है कि वो दोबारा भी अटैक कर सकता है, या कोई उसमें ठहराव आ सकता है, कुछ लोगों की बातें असर कर सकती हैं कि तुम गलत कर रहे हो, या वो दोबारा ये वाली हरकत करेगा जब तक, यानी वो कहता है कि मैंने जब तक तुम्हारी जान नहीं लेनी तब तक मैं लगा करता रहूँगा। ये तो एक मैसेज हो सकता है ना कि लोग इंस्टिगेट करने के लिए मैसेज दे रहे हो, क्या उससे क्या बाइद की जा सकती है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक इंसान जिसने एक दफ़ा अटैम्प्ट किया और वो इट वाज एन अटैम्प्ट टू मर्डर, वो दोबारा भी उस चीज़ को अटैम्प्ट कर सकता है। और अगर उसने 2 दफ़ा कर दिया तो उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया ना, तो वो तीसरी बार भी कर सकता है। और हो सकता है कि तीसरी बार अटैम्प्ट इतनी स्ट्रांग हो कि दोबारा इनकी जान जो है वो ना बच सके। और दूसरा, ऐसे शख्स को डिटेल्ड एवेलुएशन की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि आया उसका क्या अनकंट्रोल एंगर है, उसका गुस्सा इतना शदीद है कि वो कंट्रोल नहीं रहता, या उसको कोई नफ्सियाती बीमारी है, या वाकई ही में कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो उसको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफिया की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, और जिस तरह से उसने इस दफ़ा इस खातून के ऊपर अटैक किया है, आप अगर उनका चेहरा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस खातून की बेनाई जा चुकी है। आँख के ऊपर तकरीबन 5 से 6 इंच लंबा स्कार है, चेहरे के ऊपर स्कार है, दांत 14 दांत खातून के टूट चुके हैं, और अभी भी उसको ये डर है कि वो दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है। और पुलिस वाले कोशिशें तो करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाफ़ी होती हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़मान जो है वो पुलिस की हत्या नहीं चढ़ते, और इस तरह के नुकसान जो है आम शहरियों के होने का काफ़ी खदशा मौजूद होता है। अभी खातून यही इल्तिजा कर रही है कि पुलिस मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करे, उसके बच्चे बाजियाब करें ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन इस तरह के लोग जो है वो अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए औरत की करैक्टर असैसिनेशन भी शुरू कर देते हैं, जिस तरह इस केस में भी की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के शकूक व शुबहात भी बढ़ जाते हैं। और अगर पुलिस बर्वक्त कार्रवाई करे और ऐसे मुल्ज़मान को पकड़ ले तो औरत की करैक्टर असैसिनेशन से भी उसको बचाया जा सकता है और जानी नुकसान से भी बचाया जा सकता है।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम करें उसके अंदर 20 साल के ताल्लुक के बाद यानी 20 साल शादीशुदा ज़िंदगी के बाद शौहर को ये लगता है कि औरत का करैक्टर ख़राब है, इसलिए उसके ऊपर वो कातलाना हमला कर देते हैं। इससे कबल भी वो कातलाना हमला कर चुका है, जिसके अंदर उसने गोली मारी और उसके बाजू पे लगी, लेकिन मौजाना तौर पे वो बच गई और अब भी मौजाना तौर पे वो बच गई। हालांकि उसने कसर कोई नहीं छोड़ी थी, छुरियों के वार करके उसके चेहरे के ऊपर 2 ज़रबे लगे, जिससे उसकी आँख की बिनाई भी चली गई और साथ ही साथ उसका जबड़े को भी बहुत नुकसान पहुँचा और 14 दांत उसके जो है वो उससे महरूम हो गई। साथ ही साथ तवे और दीगर चीज़ों से भी उसके ऊपर अटैक किया। डॉक्टर प्रोफेसर अक्सा शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे माशरे में जब भी इस तरह के यानी शादीशुदा रिलेशन के अंदर कोई बिगाड़ पैदा होता है तो हम औरत से छुटकारा पाने के लिए उसकी करैक्टर असैसिनेशन क्यों शुरू कर देते हैं, और अगर औरत से छुटकारा पाना है तो उसके और क्या तरीके हो सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे माशरे में इन चीज़ों को बहुत तवातर से इस तरह के केसेस जब रूनमा होना शुरू हो गए, उसकी क्या वजह, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। डॉक्टर साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अगर एक मियाँ बीवी 20 साल इकट्ठे रहें और उनको एक दूसरे के करैक्टर के बारे में ना पता चले तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? क्या 20 साल में किसी का करैक्टर पता नहीं चल सकता? असल में हमारे माशरे में बेशक वो एक घरेलू औरत हो या वो एक वर्किंग खातून हो, एक जो हथियार औरत को कमज़ोर करने के लिए या उसको डिमीन करने के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है वो है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन। और ये हथियार इतनी आसानी से भी इसलिए इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि हम वो कौम हैं जो कि एक बात सुनकर, एक ख़बर सुनकर उस पर यकीन पहले कर लेते हैं और उसको वेरीफाई बाद में करते हैं। इसलिए ये आम तौर पे समझा जाता है कि अगर मैं किसी के किरदार पर इल्ज़ाम लगा दूं तो उससे उसको जो नुकसान पहुंचना है वो तो पहुंच जाता है, बेशक वो बाद में एक स्ट्रगल से, एक जद्दोजहद से ये बात प्रूव करे कि वो इल्ज़ाम गलत था, लेकिन वो जो एक इनिशियल नुकसान उसको पहुंच जाता है, जो ट्रॉमा पहुंच जाता है, उसकी तलाफ़ी शायद नहीं हो पाती। तो अब हमारे मसला ये है कि हमेशा से ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम काफ़ी ज़्यादा थे और ये पिछले रीसेंट पास्ट में पिछले साल 1.5 साल से ये जो कोविड की वजह से पूरी दुनिया में ही एक मसाइल खड़े हुए, उसकी वजह से मैं महसूस करती हूँ कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम है उनमें मज़ीद इजाफा हो गया है। क्योंकि इस कोविड पेंडेमिक की वजह से एक तो बहुत सारे लोगों का मुआश अफेक्ट हुआ, जब मुआशी तंगी आई तो उससे मज़ीद फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हुआ। फिर दूसरा मसला, पहले ही हमारे मुआशरे में एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई रिलैक्सेशन के, कोई एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, मौके, जगहें कम थी। वो इस कोविड पेंडेमिक की वजह से और मज़ीद कम हो गई कि लोग जो एक आम आदमी किसी पब्लिक पार्क चला जाता था या कहीं बाज़ार में ही कई दफ़ा सिर्फ चले जाना, कुछ खा पी लेना, ये जो एक तरह की एक आम आदमी की रिक्रिएशन थी, जब वो भी रुक गई तो उससे मज़ीद फ्रस्ट्रेशन में और मसाइल बढ़े, जिनसे कि इस किस्म के दरिंदगी के वाक़यात मैं इसे कहूँगी। मैं सिर्फ ये जो आप मुझे केस बता रहे हैं, ये सिर्फ एक खामन बीवी से तंग है, ये बीवी खामन से तंग है, ये सिर्फ इसी पे बेस नहीं है, क्योंकि शायद ये मसला तो बेशतर घरों में होता है कि ज़िवाजी ज़िंदगी मसाइल आते हैं जो बहुत अच्छे मियाँ बीवी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उनके एक लंबा साथ जब हो जाता है तो उसमें कभी ना कभी एक पैच गुजरा होता है जब मसले मसाइल आए होते हैं। मगर इस हद तक चले जाना कि आप किसी पर छुरियों, कांटों या जैसे आप बता रहे हैं घरेलू सामान से हमला कर दें और उनकी आँख की एक बिनाई चली जाए, ये तो एक दरिंदगी का वाक़या है, ये एक नॉर्मल वाक़या नहीं है। और इसके जो मेन मसला है वो ये है कि हम शुरू से हमारी जो एक तरबियत है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तभी से उसके लाशऊरी तौर पर चीज़ों को उसने कैसे परसीव करना है, उसने अगर एक सिचुएशन मसला अराइज हो, उसको अगर कोई नागवार गुजर रहा हो, अगर उसके कोई इख्तिलाफ राय कोई रखता हो तो उसने उसके साथ कैसे डील करना है, वो जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, सुनना समझना शुरू करता है, लाशऊरी तौर पर वो ये सीखना शुरू कर देता है। तो हम पहले शायद कुछ कदरे चीज़ें बेहतर इसलिए थी क्योंकि हमारा एक फैमिली सिस्टम, एक सोशल सिस्टम, फैमिली से भी ज़्यादा सोशल सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, तो एक काउंसलिंग इन दैट सेंस हो जाती थी। अब जैसे इंडिविजुअल घराने ज़्यादा हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं तो हम कम से कम एक स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल से एक मॉरल्स, ना सिर्फ ये कि हमारे तालीमी निसाब के अंदर, अब खैर हुकूमत का एक बहुत अच्छा कदम है कि हमने कुरान पाक भी तमाम लेवल्स पर पढ़ाना शुरू कर दिया है, मगर वो सिर्फ नाजरा कुरान की हद तक अगर रहेगा तो शायद मैं महसूस करती हूँ कि उससे वो फ़ायदा अचीव नहीं हो सकेगा। क्योंकि नाजरा कुरान तो इससे पहले भी अगर स्कूल और कॉलेज नहीं पढ़ाते थे तो आम प्रैक्टिस ये है कि लोग मदरसे से या कोई घर में कारी साहब या कारिया
उनकी सर्विसेज लेकर पढ़ लेते थे। असल तो मसला ये आता है कि जो हमारे एडल्ट्स भी हैं उन्होंने भी वो जो नाजरा कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, उसमें हमारे लिए क्या अहकामात दिए गए हैं, ना उन्हें कभी पढ़ा होता है, लेट अलोन कि उसकी तशरीह में जाकर उस पर गौर किया गया हो। अगर ये हम इनिशियल स्टेजेस से स्कूल से जैसे हमने एक अच्छा कदम उठाया कि चले कम से कम नाजरा कुरान शुरू किया, अगर हम उसके मतलब पे भी गौर करें और वो मतलब पे मेरा ख्याल है एज अ प्रायोरिटी गौर करें और पढ़ाएं जो कि लोगों की डेली लाइफ, सोशल लाइफ, सिविल मसाइल को एड्रेस करता हो, तो इसका अगर आप एक खातून से तंग हैं लेट्स से, या एक खातून के लिए उस मर्द को बर्दाश्त करना या उस इज़्दिवाजी ज़िंदगी को कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं, तो उसका जो एक सिविल या एक पढ़ा लिखा या एक बाइज्जत हल है वो सबसे पहले तो हमारा मज़हब हमें देता है। आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं, बिलखसूस वुमेन राइट्स हैं, उनका उस तरह से इतलाक नहीं है या उनकी नो हाउ नहीं है लोगों को, जिसकी वजह से मसले होते हैं? जी ऐसा भी है, लेकिन इस एंड पे ये कि हुकूमत भी, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज और बड़ी हद तक आप मीडिया भी एक अवेयरनेस को लेकर कॉन्शियस हो गया है। हम अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मैं जो महसूस करती हूँ कि अमली या प्रैक्टिकल बेनिफिट तब आएगा जब ये चीज़ इंडिविजुअल्स तक जाएगी, और इंडिविजुअल्स तक ये तभी जा सकती है अगर गली में, मोहल्ले में, घरों में, रिश्तेदारों में ये एक बात, बड़े बुजुर्गों में या ख़वातीन में इन पर्टिकुलर, क्योंकि जैसे भी है आखिर घर में जो बच्चे हैं, बच्चे मैं फिर इसलिए कह रही हूँ वही बच्चे कल को मर्द और औरतें इस मुआशरे को बनते हैं। डॉक्टर सर, औरत के खिलाफ यानी मर्दों के खिलाफ भी हम कई प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर मर्दों को भी विक्टिमाइज किया जाता है, लेकिन औरतों के खिलाफ अक्सर हम लोग ये सवाल पूछते हैं, औरतों के खिलाफ इन जराइम के बढ़ने की वजह क्या है? उनको अपने हकूक़ का ना पता होना, या हकूक़ के ऊपर जो सोसाइटी में तफरीक है उसकी वजह से वो कहीं पे डिसबैलेंस है कि उनको ये नहीं पता कि किस साइड पर जाना है? एक तो बहुत ही ज़्यादा हकूक़ मांगती हैं और एक शायद हकूक़ से लाइल में हैं जो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस में ये महसूस करती हूँ कि इन बढ़ते हुए जराइम की एक वजह ये है कि अब ख़वातीन में अपने हकूक़ को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है पहले की निस्बत, और जब वो अपने हकूक़ पे आवाज़ बुलंद करती हैं या अपने हकूक़ को लेकर बात करती हैं, तो उस पे जो मर्दों की तरफ से, कभी कभी ससुराल की तरफ से, कभी आपकी अपनी फैमिली की तरफ से जो रद्द अमल आता है वो ज़्यादा संगीन होता है, और कभी कभी इस हद तक, जिस तरह ये भी आपने दरिंदगी का एक वाक़या शेयर किया, ऐसे वाक़े उसके नतीजे में हो जाते हैं क्योंकि मर्द ये समझता नहीं कि ये औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती। आपको लगता है कि सबअर्बन एरियाज में रहने वाली खवातीन या एक बिलो दी पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी में जो रहने वाली खवातीन, उनको अपने हकूक़ का पता है? जिस तरह का ये वाक़या है, अगर 20 साल अच्छी ज़िंदगी गुजरी थी और 2-3 साल से ये एपिसोड चल रही थी, बैड पैच चल रहा था, तो शी कुड हैव पार्टेड, वो सेपरेट हो सकती थी। तो हकूक़ ना होने की वजह से है या आप क्या ये सारे ही मसाइल पैरेलल में हैं। सबअर्बन, रूरल एरियाज़ में रहने वाली बहुत सारी ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में नहीं भी पता, बल्कि मैं रूरल नहीं, मैं तो अर्बन, मेन लाहौर, कराची जैसे शहरों में भी कहूँगी कि तमाम ख़वातीन को नंबर 1 अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता। जिनको पता भी है तो वो मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, फैमिली के डर से, मर्द के डर से, हुकूमती साइड पे इंसाफ मौजूद ना होने या एक डिलेड इंसाफ के सिस्टम की वजह से अपने उस हक के लिए खड़ी नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स पे फिर हमें एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर, और सबसे बढ़कर शायद ये एक मैं इसकी बात शायद मैंने जिक्र पहले नहीं किया, ये एक मुश्किल काम है हो जाना। अगर एक आइडियल इंसाफ का मुआशरा ही कायम हो जाए, या कम से कम हम उसकी तरफ कदम ही उठा लें, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म का जो एक विजन था, एक मदीना की रियासत का क़याम, शायद उसका सबसे बड़ा मतलब ही ये था कि इंसाफ पे मबनी मुआशरा, जहाँ पे आप जिस भी लेवल पे हो आपको इंसाफ मिले। अगर हम उसको फुली अचीव नहीं भी कर सकते तो कम से कम एक बेहतरी ले आए कंपेयर टू हाउ थिंग्स वर बिफोर। तो उससे भी जो मर्द या औरत कोई जुर्म करने लगता है तो ऑटोमेटिकली एक आपका इंसाफ का सिस्टम अगर एक अच्छा हो तो उसके लिए डिटरेंट साबित होता है। सजाएं मिलना शुरू हो जाए तो आप सजाएं और जज़ा मिलना शुरू हो जाए, और मिलना भी शुरू हो जाए और स्पीडी भी मिले। ऐसे नहीं हो कि मेरी ज़िंदगी ही गुजर जाए इंसाफ के इंतज़ार में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सा की अब गुफ्तगू सुन रहे थे। खातून का आपने वर्जन सुना, उसका कहना है कि 20 साल ज़िंदगी बिल्कुल ठीक गुजरी थी, कभी भी उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हुई, लेकिन अब जब उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, अपने बच्चों को लेने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो उसका शौहर उसके
करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू हो गया और इस चीज़ की प्ली ले रहा है कि उसने ये जो अटैक किया इसलिए किया है कि उसका करैक्टर ठीक नहीं है। माहिर नफ्सियात और आपने डॉक्टर अक्सर की गुफ्तगू सुनी। आज की गुफ्तगू का हासिल यही है कि अगर इंसाफ मुहैया बर वक्त कर दिया जाए तो ऐसे मुलजमान को ना सिर्फ आप यानी उनको आइंदा ऐसा इकदाम करने से रोक सकते हैं, बल्कि माशरे में ऐसे लोग जो इनको देख के तकवीत पकड़ते हैं और ऐसा कुछ करने का सोच रहे होते हैं उनको भी उसी जगह पे रोका जा सकता है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।